आज की यह वीडियो आप ही लोगों के डिमांड पर बनाई जा रही है। ये वीडियो महामैराथन क्लास होने वाली है, क्लास 10th विज्ञान 2024 के लिए। आज की इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण वायरल बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाले हूं विज्ञान का, और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लाया हूँ जो कि आपके विज्ञान से है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी है सबको सेलेक्ट करके लाया हूँ, कहीं नहीं खोजना है। सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, मॉडल पेपर से बहुत ज्यादा एनालिसिस करके तैयार किया गया है। बहुत ज्यादा मेहनत से 10-12 घंटे इस पर वर्क करके तब जाकर लिखकर तैयार किया गया है। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए एक एक करके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं, अच्छे से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका प्रश्न है कि Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड प्लस 2Al यानी कि एल्यूमिनियम, Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, प्लस 2Fe यानी कि आयरन यहाँ पर बाहर हो जा रहा है। ठीक है ना, इसमें बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन दिया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा दिया है विस्थापन नहीं द्विविस्थापन अभिक्रिया दिया है, तीसरा दिया है वियोजन अभिक्रिया और चौथा दिया है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, तो देखिए कैसे पहचानेंगे कि इनमें कौन सा अभिक्रिया है। तो सबसे पहले समझिए, देखिए यहाँ पर Fe2O3 के साथ था। ठीक है ना, लेकिन अब O3 किसके साथ हो गया है, Al2 के साथ हो गया, यानी कि एल्यूमिनियम के साथ हो गया। ठीक है ना, Fe को यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। तो जब ही कोई दूसरा आकर किसी के घर में किसी को बाहर निकाल दे तो वहां पर समझिएगा कि विस्थापन अभिक्रिया होता है। कौन सी अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। इसमें Fe विस्थापित हो गया है, बाहर निकल गया है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद यहाँ पर करें कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है, कौन सा इसमें बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट, और यहाँ पर FeSO4 यानी कि फेरिस सल्फेट, और CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, तो इसमें से बताना है कि कौन सा प्रयुक्त होता है। तो जो होता है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सारे रूप चलते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, श्याम श्वेत यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट जो फिल्म आती है, फोटोग्राफी आती है उसमें। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर अगला करें कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, कि जलीय विलयन का pH मान है। बहुत ज्यादा आसान है, कंसेप्ट समझिए अच्छे से कि ये H2SO4 क्या है, आपका अम्ल है, और अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो 7 से कम होता है तो ये 7 से कम हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम है। धावन सोडा जो धोने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम आपको बताना है कि क्या होता है। तो होता है क्या, सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O होता है, तो सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक, चलिए यहाँ पर अगला करें 5 नंबर कि इनमें से कौन सी धातु हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। तो देखिए जो सक्रियता श्रेणी आपकी दी गई है, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी, और जो नीचे है वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी। तो जो है आपके ऊपर में आ जाएंगे, आयरन भी आ जाता है, जिंक भी आ जाता है, और मैग्नीशियम भी आ जाता है। लेकिन कॉपर जो है ये ठीक यहाँ पर हाइड्रोजन के ठीक नीचे आता है, तो नीचे आएगा तो ये अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा, तो यही नहीं आपका पूछा था, तो यहाँ पर कॉपर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर अगला करें कि लीड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। लीड नाइट्रेट यानी कि जिसको सीसा बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो उसका रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है ना, ये सारी चीजों का PDF भी आपको मिलेगा, बस लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। देखिए यहाँ पर अगला करें कि 7 नंबर की ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन सा बनाता है, तो जो बनाता है आपका जिंक। कौन सा, जिंक, जिसका संकेत होता है Zn। यहाँ पर अगला करें कार्बन परमाणु की संयोजकता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, 4 होती है। यहाँ पर अगला करें है कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोन, नोन यानी कि कीटोन होता है, कीटोन का ये जो होता है ये वाला सिंबल होता है इस तरीके से, Cr डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला करें एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। यहाँ पर अगला करें कि लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। विकर्ण संबंध जानते हैं कि समान गुण इस तरीके से तीछे तीछे मिलाने पर आपका प्रतीत होता है जिस तत्व से, वो विकर्ण संबंध कहलाता है।
है, तो इनमें किसके साथ विकर्ण संबंध है? मैग्नीशियम के साथ इसका विकर्ण संबंध होता है लिथियम का, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला करें, उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो जो आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है वो है Al2O3। कौन सा? Al2O3 होता है, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला करें कि निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? P2O5 है। क्या होता है? P2O5। यहाँ पर अगला करें, मुद्रा मिश्र धातु है। मुद्रा मिश्र धातु कौन सी? Cu यानी कि कॉपर 95%, Sn 4% और P यानी कि प्लेटिनम 1%, ठीक है ना। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला करें, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? तो क्लोरोफिल जो अवशोषित करता है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। जो पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है क्लोरोफिल होता है, तो वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे पेड़ को मतलब पेड़ अपना भोजन बनाते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला करें, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी जो चीजें हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यहाँ पर अगला करें, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? तो विषमपोषी कौन नहीं है? मनी प्लांट नहीं, ये याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें निभाता है? तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो मेन होता है श्वसन में। ये क्या करता है कि श्वसन से, यानी कि जो हम सांस लेते हैं तो हमारे वो फेफड़े तक जाता है, और फेफड़ा क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और O2 को अलग करता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे कारण हमारे जितने भी सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलता है। तो इसका मेन जो काम होता है वो श्वसन में होता है। तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला करें, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप यानी कि पौधे, और पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? तो जल का वहन का कार्य है, ठीक है ना। जल से जाइलम, जल से जल का वहन। यहाँ पर अगला करें, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो निषेचन के बाद पुष्प का जो अंडाशय होता है ये आपका फल में बदल जाता है। उसके बाद यहाँ पर मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो प्लेसेंटा से मिलता है, प्लेसेंटा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला करें, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन सा है? शुक्रवाहिका नहीं है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर कह रहा है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मेंडल अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? बहुत लोग जानते हैं, सब जानते हैं, मटर के पौधे पर। और मटर के पौधे का जो बायोलॉजिकल नाम होता है क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 24 नंबर का है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो कितनी होती है? 46। 23 जोड़ा जिसको बोलते हैं वो 46 होती है। इसमें भी आपके जो 23 में 22 जो होते हैं, 22 जोड़े वो ऑटोसोम कहलाते हैं, और एक जोड़ा जो होता है वो ऑलोसोम कहलाता है। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर अगला करें, एक द्विसंकर का 10 रूप होता है। द्विसंकर संकरण जो है मेंडल का, तो उसमें उसका 10 रूप क्या होता है आप करेंगे ना, तो 9:3:3:1। इस पर मैं वीडियो बना दिया हूँ, देख लीजिएगा, पूरा अच्छे से इसको बता दिया हूँ। 10 रूप 9:3:3:1 के अनुपात में आता है, ठीक। वो होता है क्या है कि हरे और यहाँ पर क्या, हरे और झुर्रीदार और गोल और पीला के बीच संकरण कराया जाता है। तो ये आता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला करें कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस यानी कि फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनता है। अनंत पर फोकस पर, अनंत और कर्वेचर के बीच, फोकस और कर्वेचर के बीच, कर्वेचर पर इस तरीके से इधर आएंगे तो सेम इस तरीके से इस साइड हटता जाएगा। तो यहाँ पर अनंत पर बनता है, ठीक है ना। उसके बाद करें, वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो वायु के सापेक्ष उसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा जो सबसे गाढ़ा होगा। तो इनमें कौन सा सबसे गाढ़ा है? हीरा सबसे गाढ़ा होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा इसीलिए होता है, 2.4 के करीब होता है। और एक बात याद रखिएगा, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। यहाँ पर अगला करें, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो प्रकाश की चाल इसमें बताना है तो आपको। तो देखिए प्रकाश की चाल यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर C/V। और C जो है वो आपके जो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है निर्वात में वो है। तो C का मान क्या कितना दिया है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ दिया है। अब V का वैल्यू निकालना है, इस वाले के अपवर्तनांक में V का वैल्यू निकालना है। अब देखिए म्यू का मान कितना दिया है? 1.5 दिया है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 1.5 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर V बराबर निकालेंगे तो 3 × 10⁸ अपन में 1.5 हो जाएगा। ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 × 10⁸ आ जाएगा यहाँ पर V का मान मीटर पर सेकेंड,
2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये वाला आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अच्छे से यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। यहाँ पर अगला करें, किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? तो मैंने अभी बताया, जिसका अपवर्तनांक अधिक उसमें प्रकाश की चाल कम। तो यानी कि हीरा का अपवर्तनांक अधिक था तो इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। यहाँ पर अगला करें, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? सामान्य स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु आपको बताना है। तो दूर बिंदु अनंत तक होता है, इन्फिनाइट तक देख सकते हैं। तो आप बोलेंगे इन्फिनाइट तक तो हमें दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ से आप धरती से चंद्रमा भी देख लेते हो, तारे भी देख लेते हो, तो इसको इन्फिनाइट बनाया गया है, यानी कि अनंत दूर तक हम देख सकते हैं। और निकट बिंदु यानी कि ये आपका दूर बिंदु जहाँ पर दिया है, यहाँ पर निकट बिंदु कह दे तो यहाँ पर निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है देखने का, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके क्लियर करते चलेंगे। यहाँ पर अगला करें, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिक होता है। प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे अधिक किसका होता है? तो प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे अधिक जो होता है आपका बैगनी रंग का होता है, ये सबसे अधिक विचलित होता है। और कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो जो लाल रंग होता है, लाल और पीला बहुत कम विचलित होते हैं। इसीलिए देखते हैं कि मतलब टावर वगैरह पर चाहे कोई सा भी वस्तु जो दूर तक देखने के लिए दी जाती है, उसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण कि वो दूर से भी दिखाई देगी, वो विचलित नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसका लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। सबसे अधिक बैगनी रंग आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं और कम दिखाई देता है, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर अगला करें, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, तो कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। यहाँ पर अगला करें, विद्युत धारा का मापन किया जाता है। विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? एमीटर के द्वारा किया जाता है। यही बताता है कि हाँ कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है ना, एमीटर बताता है। यहाँ पर अगला करें, एक अश्वशक्ति बराबर होता है। अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है। और अश्वशक्ति में होते हैं 746 होते हैं, तो 746 वाट हो जाएगा। यहाँ पर अगला कर रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? तो जो होती है 3.6 × 10⁻6 होती है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला करें, एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। उसके बाद अगला करें, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत जो है कोयला और पेट्रोलियम है, क्योंकि ये कभी भी खत्म हो सकते हैं और मतलब कि इनको पुनः उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जो कभी भी खत्म हो सकते हैं उनको जीवाश्म में रखा गया, यानी कि कुछ अंश बचे हैं जिसके जीवाश्म कहलाते हैं। यहाँ पर अगला करें, निम्न में से कौन सा परत परावैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है? तो ओजोन परत आप लोग जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है O3। और देखिए ओजोन परत क्या कहती है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को बचाती है, जो हमारी स्किन के लिए कैंसर का रूप ले लेगी अगर ये आ जाएगी। तो अभी हाल ही में इसमें छिद्र भी हो चुका है। तो देखिए जितने भी गोरे लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादा असर करता है, और जितने ब्लैक होते हैं यानी कि काले होते हैं उनमें मेलानिन की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण ये कुछ भी नहीं उनका कर सकता। तो भाई गोरा होना भी मतलब वो है, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया 38 नंबर तक, और यहीं तक था आपके 38 ही क्वेश्चन थे, और भी बहुत सारे इन्हीं से मतलब कि इन्हीं से आपके 10-20 क्वेश्चन और भी क्लियर करा दिया उसी में बता बनाकर, ठीक है ना। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करा दिया, और इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और थोड़ा सा जितना भी हो सके आप अपने से तैयार कर लीजिएगा। देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन होते क्या है कि इनको याद नहीं किया जाता है, रटा नहीं जाता है। ये होता क्या है कि 1-2 बार अच्छे से देख लोगे आप, तो उसमें होता है क्या है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर वो बैठ जाता है, और आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको वो बता देगा कि हाँ ये वाला सही है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है, रटेंगे तो उतना नहीं होगा, आप अच्छे से देख लेंगे तो वो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको पूरा मैंने बता दिया अच्छे तरीके से। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।